हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जी टी सीरीज के सैम्पल पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चन पर देते हैं। यह क्वेश्चन दो सेक्शंस में क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और केवल एक आंसर सही है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 5 के को आपको आंसर करना है, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, यूजुअली एक इंटीजर, ताकि मशीन जो है कंप्यूटर से चेक कर सके, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वही हो। तो ये क्वेश्चंस अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है। इन द फॉर्मूला x = 5yg², x and z have dimensions of capacitance and magnetic field. So ये कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है x की जगह पर और g की जगह पर है। What are the dimensions of y in SI units? SI units में y का डायमेंशन बताना है। इस एक्सप्रेशन से हम y को लिख सकते हैं y = x by डायमेंशन ऑफ y = डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ z का पावर 2। 5 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए मुझे उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको सीधे x की जगह पर कैपेसिटेंस लिखते हैं ताकि हमें ईजी हो, और z की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। और अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस का हमें पता रखना होगा, पता करना पड़ेगा मैंने डायमेंशंस और वैसे मैग्नेटिक फील्ड का। यूजुअली कोई भी याद नहीं रखता कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस, तो ये हमें निकालना पड़ता है। इसके लिए हम कोई भी एक फार्मूला ले लें जिसमें कैपेसिटेंस हो। हम जो फार्मूला लेते हैं वो Q = CV है, और यहाँ से C = Q/V आया, और V का भी जो है सो यूजुअली कोई याद नहीं रखता। हम क्या करते हैं, Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। नीचे में Q भी हो गया, ये वर्क डन है। कोई भी चार्ज Q को यदि पोटेंशियल डिफरेंस V से पास करते हैं तो ये वर्क डन होता है चार्ज। तो ये वर्क डन है, इसको हम Q² है, इसको वर्क डन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें C का डायमेंशन क्या निकलेगा, Q का जो डायमेंशन है उसका पावर 2 और वर्क का जो डायमेंशन है वो। Q का डायमेंशन हम 80 लिखेंगे। SI यूनिट में करंट चार्ज को नहीं लिया गया है, करंट को लिया गया है। यहाँ देखिए करंट भी दिया हुआ है, क्योंकि करंट को मेजर करना ईजी है कंपेयर टू चार्ज। चार्ज को यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज हो गया है 80। हम जानते हैं I = Q/T होता है, यहीं से चार्ज = IT है, I की जगह पे ये लिखा हुआ है। और इसका पावर 2 करना है, और वर्क डन, इसका फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स हो गया, और टाइम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दे दिया। ये दोनों को हम सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। पहले m का लिखते हैं, m का पावर -1, l को लिखते हैं, l का पावर -2, फिर t को लिखते हैं, t का पावर यहाँ पर -2, 2 ऊपर चला गया +2 में, और इसका ऑलरेडी +2 है तो 4 हो गया सब मिला के। और लास्ट में a लिखते हैं, एम्पियर। ये जो है सो कितना हो गया, इसका पावर 2 हो गया। तो इस तरह से हमें पता हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशंस। अब हमें केवल मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता करना है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे पता करें, फिर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फार्मूला ले लें। हम लेते हैं फोर्स का F = QVB, ये लॉरेंस फोर्स है, और यहाँ से B = F/QB आ गया, और समूह का मुझे डायमेंशन पता है। तो B का डायमेंशन हो गया, F का डायमेंशन MLT-2, Q का डायमेंशन 80 अभी भी लिखे, और V का डायमेंशन LT-1। तो इस तरह से हमें B का भी पता हो गया, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। M L, ये L तो चला गया, L नहीं है। T, ये T भी चला गया, यहाँ पर केवल T बचा -2, और A -1।
अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा, डिवाइड केवल नहीं करना है, सी को डिवाइड करना है बी के पावर 2 से। तो वाई का डायमेंशन हमारा आ गया, पहले सी को लिखते हैं, ये ऊपर वाला m-1 l-2 t4 a2, और इसका पावर 2 लिखना है, तो यही लिख देते हैं m2 t-4 a-2। और ये कितना आ गया, m-3 l-2 t8 a2 4 -3 -2 8 4 कितना है, -3 -2 8 4 -3 -2 8 4, थर्ड ऑप्शन ये सही हो गया। तो इसमें ये बहुत आसान है, जस्ट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो भी क्वांटिटी हमें चाहिए डायमेंशन, वो किस फार्मूला में इजीली हम निकाल सकते हैं। वैसे यदि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और आपने डिसाइड किया कि मैग्नेटिक फील्ड को BOC वाट लॉ से निकालेंगे, μ0I dl क्रॉस r पाई लाइक दिस 4 पाई है, तो यहाँ पर μ0 को आपको पता नहीं होगा, तो μ0 निकालने के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला नहीं लेंगे, वो फार्मूला लेंगे जिसमें इजीली हम निकाल सकते हैं। आप चाहते तो F = IL क्रॉस B भी ले सकते थे, IL क्रॉस B, QV क्रॉस B हम लिए, और ये IL जो है सो QV के बराबर है, आप देख सकते हैं, तो कोई एक फार्मूला लेकर आप इसे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल P इज स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल है, और एक पार्टिकल P वो स्लाइड डाउन कर रहा है और μ = 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं। इट पासिस द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए को पास करता है p = 0 पर। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो p पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ p पार्टिकल एट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट t = 0 v है। ये बीड क्यू, एक दूसरा पार्टिकल बीड है जो धागा में लगा हुआ है, ये बीड क्यू ऑफ द सेम मास एस पी इजेक्टेड फ्रॉम ए एट t = 0, यहाँ से स्टार्ट किया, पार्टिकल पी इधर से स्लाइड कर रहा है, लेकिन पार्टिकल क्यू यहाँ से स्टार्ट किया और इधर मूव कर रहा है along the horizontal string AB with स्पीड v, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v। तो क्यू पार्टिकल का x कंपोनेंट एट t = 0 ये भी है, लेकिन ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इस पर कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, इधर जो भी फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लग रहा है नीचे, और उस पर उसका कोई कंपोनेंट इसके मोशन का डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो वो नहीं बढ़ेगा, उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो स्पीड कांस्टेंट है इसका। लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसका स्पीड चेंज होते जाएगा इस पाथ में। एनीवे, नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग में बी नेग्लेक्टेड। सो फ्रिक्शन दोनों जगह नहीं है, ना यहाँ फ्रिक्शन है ना बाउल के साथ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पूरा भूल जाइए। लेट TP एंड TQ बी द रेस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय P एंड Q टू रीच द पॉइंट P। P को यहाँ A से CP तक होकर B तक जाने में TP टाइम लगा, और Q को A से B तक डायरेक्टली जाने में TQ टाइम लगा। ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या TP बड़ा होगा, TP छोटा होगा, जल्दी पहुँचेगा Q पार्टिकल जो सीधा रास्ता लेके गया, या A जल्दी पहुँचेगा, ये आंसर है, यही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं Q के लिए कि ये कांस्टेंट है हमेशा, तो इसका टाइम निकालना हो तो बहुत आसान है टाइम निकालना। टाइम जो Q को लगा वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है AB, और उसका स्पीड है v। P के लिए देखें, P के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। P के लिए कहा गया है कि t = 0 मीन्स एट पॉइंट A वेलोसिटी v है, वो x कंपोनेंट, इधर इसका वेलोसिटी v है, मतलब इधर सबसे पहले तो पार्टिकल जो P है उसका जो भी वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, और इसका कुछ वैल्यू है मान लेते हैं, कहते हैं v0, और इसका एक कंपोनेंट इधर है,
यहाँ पर कोई एंगल है, और मान लेते हैं सेंटर इसका यहाँ कहीं यहाँ पर है, और इस सेंटर हॉरिजॉन्टल के साथ में ये रहा हॉरिजॉन्टल थीटा नॉट एंगल बनाता है। तो ए एंगल भी हो गया थीटा नॉट। ये एंगल कितना हो गया, ये और ये 90 डिग्री है, ये रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है, तो ए एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन में भी कहा गया है, वो इसका कोसाइन होगा। यहाँ पर हम आपको रिमाइंड कर देना चाहते हैं कि कोई भी फोर्स एफ है, उसका किसी भी डायरेक्शन में यदि हमें कंपोनेंट चाहिए तो हम सीधे लिखते हैं एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, इधर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हमारा वेलोसिटी है, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए लागू होगा। यहाँ पर इसका कंपोनेंट भी है, वी नॉट है, फुल वेलोसिटी यहाँ पर वी नॉट है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया भी, वो होगा वी नॉट कॉस एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, एमपी के लिए बातें कर रहे हैं। ओके, अब जो है सो कुछ देर के बाद में ये पार्टिकल ए से मूव करके पी पर आ गया। अब यहाँ पर कितना बड़ा एंगल बनाएगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, कुछ और होगा, इसका वेलोसिटी अब भी ना करके इसको हम भी प्राइम कहें यहाँ पर, और कितना बड़ा एंगल बनाया यहाँ पे, ये मान लेते हैं थीटा नॉट से बड़ा है, थीटा है, तो ए एंगल भी थीटा हुआ, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, एग्जैक्टली पहले जैसे ही। बस यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी प्राइम इक्वल टू इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, नहीं ये तो कंपोनेंट ही ले रहे हैं ना, भी का जो कंपोनेंट है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हो गया इसका ये वेलोसिटी वी नॉट टाइम्स साइन थीटा, ये थीटा नॉट होगा, शुरू में ये थीटा नॉट था, ये साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि भी नॉट जो है सो हमेशा भी से ज़्यादा, भी नॉट से ज़्यादा होगा, भी प्राइम भी नॉट से ज़्यादा होगा। यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे में वेलोसिटी ज़्यादा ही होगा फिजिक्स के टर्म में। यहाँ पर कुछ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए स्पीड यहाँ बढ़ गया। वही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी ए भी प्राइम, ए पर जो वेलोसिटी था भी नॉट उससे ज़्यादा है। ठीक है, और एंगल जो थीटा है वो भी थीटा नॉट से ज़्यादा है, क्योंकि नीचे आ गया है। ये एंगल जो हम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ में ये रेडियस जो एंगल बना रहा है, जैसे जैसे नीचे आएगा ये एंगल बढ़ेगा। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो केवल ए से सी तक का एपीसी मोशन के लिए बात कर रहे हैं, फिर सी मतलब एकदम यहाँ तक नीचे तक के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ के लिए ये, फिर बाद में ये सी से बी तक हम देखेंगे। तो ये दोनों ही बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो जो वी एक्स प्राइम है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया वी नॉट से, भी से। ये दोनों को कंपेयर कीजिए 1 और 2, ये भी बड़ा है सेकंड केस में, साइन थीटा नॉट भी बड़ा है तो साइन थीटा नॉट भी, थीटा बड़ा है थीटा नॉट से तो साइन थीटा भी बड़ा हो गया, ये दोनों ही बड़ा हो गया, तो ये क्वांटिटी जो है इससे बड़ा हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स प्राइम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एट सम आर्बिट्री एंगल। तो हर एक यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर था वी नॉट, वो सेम है जो क्यू का है, लेकिन उसके बाद में हर एक जगह इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का पी पार्टिकल के लिए, वो जब तक ये लोवेस्ट पॉइंट पर नहीं आता वो हमेशा ज़्यादा है, तो कम टाइम लेगा यहाँ से अंतर आने में। तो आप बोलोगे ओके यहाँ तक तो इसका स्पीड ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी का बी के क्यू के रेस्पेक्ट में, लेकिन इधर तो घटेगा, ऑफकोर्स इधर घटेगा, लेकिन एकदम एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है दोनों पॉइंट के, यहाँ पर आके कुछ भी मैक्सिमम पहुँच जाएगा। इसको ठीक से लिखते हैं, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर आके मान लेते हैं वो भी मैक्स पहुँच गया स्पीड इसका। अब वो भी मैक्स से घटते घटते यहाँ पर आके उसका वेलोसिटी फिर भी नॉट हो जाएगा बी पर, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो सिमेट्री हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नॉट था वही भी नॉट यहाँ होगा, और उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर कंपोनेंट भी मैक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी से हमेशा ज़्यादा है, यहाँ से वो मैक्सिमम हो गया है, और मैक्सिमम से घटते घटते लास्ट में आके भी पहुँच रहा है,
मतलब इधर भी हर जगह ज़्यादा है, भी मैक्स में जाकर अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो रहा है, लेकिन कम रहने के बाद भी वो भी से ज़्यादा है, और इस पॉइंट पर आके वो भी होता है, इसके ऊपर जाएगा तब वो भी से कम हो जाएगा, लेकिन बात यहीं तक का है। तो हर एक जगह यहाँ से ए से लेकर पी थ्रू पी सी तक और सी से लेकर बी तक में ए सी बी में हर एक जगह पर पी पार्टिकल जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी से ज़्यादा है, और भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्यू पार्टिकल का। तो इसका मतलब है ए जो है सो कम टाइम लेगा क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देख रहे हैं, केवल हम इस लेंथ को नहीं देखेंगे, हम हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सो हर जगह ज़्यादा है, और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में वो भी सेम ट्रेवल किया है, लाइक यू ए भी ट्रेवल किया, तो ए भी ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से ये सी बी में जो है सो कम टाइम लगेगा, पी जो है सो कम टाइम लगेगा टी क्यू से। ये पूरा काउंटर इंट्यूटिव है। इंट्यूशन कहता है कि वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको जल्दी जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लंबा डिस्टेंस है, ये जाएगा जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इसने यूटिलाइज किया ग्रेविटेशनल एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया, कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, और उसका स्पीड बढ़ गया, और उसके स्पीड बढ़ने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो स्पीड है वो भी बढ़ गया, और हर एक जगह उसका स्पीड ज़्यादा रहा। तो इसलिए आंसर होगा टी पी छोटा है टी क्यू से, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह का आपने कहीं और भी वीडियो देखा होगा जिसमें ऐसा दिखाता है कि एक वेज ले लिया है, लकड़ी का यहाँ पे वेज है, इस तरह से प्लैंक है, और एक बॉल को यहाँ से रिलीज कर रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है। एक दूसरा जो है ऐसे ही सेम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अब जो है सो इसमें ऐसे दिखाता है, कुछ इस तरह से बनाते चला गया ऐसे। अब इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, और जो बॉल और वुड है वो बहुत ही स्मूथ है, सो फ्रिक्शन यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि ये जो है सो जल्दी पहुँचता है। ये आप वीडियो में यूट्यूब में कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हैं इस तरह का, कि ग्रेविटी की वजह से ये जो है सो बहुत जल्दी पहुँच जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पुली से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पुली अरेंजमेंट ऑफ फिगर ए, ये फिगर ए में देखिए पुली में दो ठो मासेस जो है एक पुली के दोनों तरफ सस्पेंडेड है, और बी में एक तरफ एक मास एम सस्पेंडेड है और दूसरा तरफ 2 mg फोर्स लगा हुआ है। आप बोलोगे कि यहाँ भी 2 mg फोर्स लगा हुआ, ऑफकोर्स ये ग्रेविटी में है, ग्रेविटी की वजह से ये 2 mg फोर्स लगा रहा है, और ये mg फोर्स लगा रहा है, ये भी mg फोर्स लगा रहा है, और इधर मास नहीं है बस चुप, लेकिन फोर्स सेम है। द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल, रोप में कोई मास नहीं है, तो ये मासलेस स्ट्रिंग है या रोप है, जो भी कहें। इन फिगर ए the mass m is lifted up by attaching a mass 2m to the other end of the rope. In the figure B, m is lifted up by the pulling the other end of the rope with a constant downward force F is equal to 2 mg. The acceleration of m and 2m are a1 and a2. m का a1, इसका a2 है acceleration। नहीं, फर्स्ट केस में जो एक्सलेशन है वो a1 है, और सेकंड केस में जो एक्सलेशन है वो a2 है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो फर्स्ट केस में ये ऑटोड मशीन है, और इसमें दोनों का एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है सेम एक्सलेशन से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ पुली पर जाने के बजाय हम इसे एक टेबल पर ले जाएं, जस्ट m और 2m को पकड़ें और बिना फोर्स में चेंज किए हम इसे एक टेबल पर बैठा दें। इसमें फोर्स पीछे लग रहा है, इधर एक mg, और इधर इसमें फोर्स इधर 2 mg लग रहा है, और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहा है a1 से। तो यहाँ पर हम सिस्टम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है m + 2m, एक एक करके सिस्टम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इससे ये इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या हुआ, एफ नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेट, वो भी एक्सटर्नल, डिवाइडेड बाय मास। तो 2 mg राइट साइड में ये एक्सटर्नल फोर्स, mg लेफ्ट साइड में। हम इंटरनल फोर्स नहीं ले रहे हैं, जो इसमें टेंशन है हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइंड कंसीडर किया एक सिस्टम। और मास जो है दोनों का मास 2m + m, तो
ये कितना हो गया, ये हो गया mg/3m और इस तरह से आ गया g/3। तो A1 हमें पता हो गया g/3, ये A1 है। A2 पता हो जाए तो हम इसके बीच रिलेशन बता सकते हैं। A2 का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब चाहे तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एक मास यहाँ पर m है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में mg, और इसको यहाँ पर जो है एक फोर्स लग रहा है 2mg और ये है m मास। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं, तो F = ma, लाइन दे देते हैं। F कितना है 2mg, ये A2 से जा रहा है, क्वेश्चन में बता दिया। मास m है A2, तो A2 कितना हो गया 2g हो गया। A2 = 2g, नहीं थोड़ा सा गलत है, यहाँ F = 2mg इधर है लेकिन ये माइनस हमने नहीं किया। F = 2mg - mg, तो ये हो गया 1mg। A2 = 1mg/m, g, तो A2 में पता चल गया g और A1 जो है सो g/3 है। अब दोनों में कंपेयर कर लीजिए। A2 बड़ा है, यहाँ पर कोई, हाँ A2 बड़ा है A1 से, ये तो सही है, A2 बड़ा है, लेकिन A1 = ये क्या सही है, A1 = 3A2, 3g नहीं, ये सही नहीं, यही सही है। तो इसमें कुछ नहीं था, आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी बना सकते थे इसे। आप ऐसे बना सकते थे कि इसमें मास m है, इसमें मास 2m है, इस पर जो फोर्स वेट लग रहा है mg है, इसमें टेंशन T है, इसमें 2mg है, इसमें टेंशन है। स्ट्रिंग में मास नहीं है और पुली फ्रिक्शन लेस से तो हर जगह टेंशन सेम हो गया। अब यहाँ पर जो है सो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। इस m के लिए ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए T - mg = ma1, A1 से जा रहा है, और इसके लिए 2mg - T 2m A1, ये भी A1 से इधर जा रहा है, और दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो हो गया mg = 3ma1 और A1 = g/3। ऐसे भी बना सकते थे। और दूसरा जो है उसमें मास यहाँ पर m है, वेट mg है, इसमें टेंशन है, और इस पर जो है एक फोर्स लगाया गया इधर, F = 2mg, और फोर्स हमेशा जो फोर्स यहाँ पर है वही हर जगह हो जाएगा, इसका टेंशन भी फोर्स हो जाएगा, क्योंकि पुली जो है सो फ्रिक्शनलेस है, मास जो है स्ट्रिंग जो है सो मासलेस है, तो एक ही फोर्स हर जगह रहेगा, एक ही टेंशन रहेगा। फोर्स भी तो एक तरह से टेंशन का काम कर रहा है। तो टेंशन यहाँ पर हम इसको अब देखें, टेंशन A2 से ऊपर जा रहा है, -mg = ma2, और T तो दिया हुआ है, ये टेंशन = फोर्स जो कि 2mg है, mg ma2, तो यहाँ से A2 आ गया g, जो पहले आया था वही। तो आप चाहो तो इसे भी बना सकते हो, और नहीं तो आप इससे भी बना सकते हो कि यहाँ पर हम दोनों मासेस को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इस केस में हम ये हमारा एक सिस्टम है, यहाँ पर है ये हमारा सिस्टम m मास, और यहाँ पर था हमारा सिस्टम मास 2m। तो अलग अलग सिस्टम बना के भी इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m बाय फोर्स दिया हुआ है a, k बीइंग ए कांस्टेंट, और बाकी xy कंपोनेंट है xy डायरेक्शन में। When the particle is taken from the point A0 to 0a along the circular path of radius a about the origin in the xy plane, तो वर्क डन कितना है, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल कितना है। जैसे कुछ ऐसे है, ये ओरिजिन है 0 0, A0 से, A0 कहीं पर यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया A0,
और ये हो गया 0। ये एक सर्किल का एक क्वाड्रेंट है और क्वेश्चन है कि हम यहाँ से उठा के इसको इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं और किस फोर्स से पहुँचा रहे हैं? द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m बाय दिस फोर्स। ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पर है k x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 i प्लस वाई बाय, ये फोर्स है। ठीक है, इसको जरा से सिंप्लीफाई करके देखिए तो क्या आता है? ये आता है एक्स आई प्लस वाई जे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? इस पर कोई पोजीशन है, इसको आर कहें, इसको आर कह सकते हैं। ये डिस्टेंस है या रेडियस है? रेडियस दिया है क्या? हाँ, रेडियस ये है ना, ये रेडियस ही तो है, हर जगह सेम है, ये रेडियस है। तो ये हो गया रेडियस का पावर 3/2, ये दोनों जगह सेम है। और एक्स आई प्लस वाई जे, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका ये वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और ये हम डायरेक्शन दे दिए आर डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन बाय 8/3/2। तो इसका डायरेक्शन इधर है एक्स आई प्लस वाई जी, और फोर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स का वेक्टर है। यहाँ पर ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस, आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, यदि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो बिना इंटीग्रेशन का, और नहीं तो ऐसे। और लेकिन दोनों के बीच में एंगल जो है सो 0 है, 90 डिग्री है ऑल द टाइम। 90 डिग्री का मतलब इसका प्रोडक्ट जो है 0 है ऑल द टाइम एवरीवेयर। सो ये हो गया 0, तो आंसर हो गया ये 4। तो यहाँ पर जस्ट एंगल देखकर ही हम बता दिए कि इसका वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। आप यदि चाहो तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके भी बना सकते हो। एफ जो लिखा है उसको हम कह सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, एक्स कॉम्पोनेंट फोर्स का, वाई कॉम्पोनेंट फोर्स का, ये फोर्स है। और जो वर्क डन होगा तो क्या होता है? एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेट करना होता है। ये दोनों का अलग अलग करना होगा, एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना होगा, एफ वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप एफ की जगह पे इसको रख दीजिए, और डी आर की जगह पर आप लिखिए डी एक्स प्लस डी आर, आप ये लिख सकते हो डी एक्स आई प्लस डी वाई जी, ये आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। एफ एक्स कितना है? ये था के एक्स आई, आई तो नहीं लिखना है, और ये पावर 3/2 था डी एक्स, और वैसे ये भी है के वाई, ये 3/2 डी वाई। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एक्स जा रहा है, इसमें देख लीजिए कहाँ से कहाँ बोला, ए टू 0, यहाँ से ए से 0 तक, या ए से 0 तक, और ये 0 से वाई जो है 0 से ए तक। ये दोनों इंटीग्रेशन एग्जैक्टली सेम है, जस्ट डमी वेरिएबल जो वाई है वो डिफरेंट है, राइट। इसका पहले हम लिमिट एक कर देते हैं दोनों का, एक्स इक्वल टू ए टू 0 के एक्स डी एक्स बाय ए पावर 3/2। लिमिट चेंज कर दिया तो ये हो गया माइनस ए टू 0, और यहाँ पर के, और वाई जो डमी वेरिएबल है वाई की जगह एक्स लिखें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एक्जैक्टली सेम, तो 0 हो गया, ऐसे भी पता चल गया। आप यदि डमी वेरिएबल नहीं रखना चाहते तो इंटीग्रेट करके देख सकते हो, दोनों सेम होगा, लेकिन वो टाइम केवल बर्बाद करेगा, उससे अच्छा है कि हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से जो वर्क डन बाय दिस फोर्स है वो रेडियल फोर्स है। यदि आप ध्यान से देखो तो यहीं पर नजर आ जाएगा कि रेडियल फोर्स है, और वो रेडियल फोर्स जो है वर्क डन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ नहीं करता है, 0 करता है। तो इसका आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The position vector of the center of mass RCM of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in the figure is. इसका जो है सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। सेंटर ऑफ मास में दो कंपोनेंट होंगे, एक्स होंगे, एक्स एक्सिस में जो एक्स कंपोनेंट जो है सेंटर ऑफ मास का, वाई कंपोनेंट ये दोनों यहाँ पर बताना है। ये जो रॉड है हमारा ये है, वहाँ से ऊपर से नीचे आया हुआ है, यहाँ तीन, ये एसिमेट्रिकल है। तो हमें पहले एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास? जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या जो भी है डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे पार्टिकल मान लीजिए है तो एक्स आई और उसका मास से डिवाइड ये कर देते हैं। जितने भी मासेस हैं उसका जो पोजीशंस हैं वो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल मास से। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट लिए तो ये हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट देगा। लेकिन इस केस में पार्टिकल, ये जो पार्टिकल ऐसे होते हैं ना उसके लिए बनाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ना होकर ये हमारे पास रॉड है तो हम इसको तीन सेक्शन मानेंगे कि एक्सेप्ट यही फॉर्मूला जो है सो चेंज हो जाएगा हमारे लिए ऐसे। पहले इस रॉड का नंबर 1 इसको कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। एक्स के जो इसका जो मास है 1 का और उसका सेंटर ऑफ मास लेंगे, इसको एक्स सेंटर ऑफ मास 1 का, वैसे 2 का मास बताइए और उसका सेंटर ऑफ मास बताइए 2 का, केवल एक्स कंपोनेंट का बात कर रहे हैं। और थर्ड का मास और सेंटर ऑफ मास बताइए थर्ड रॉड का, ये रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3 है। और तीनों का मास जो है ऐड कर दीजिए। इसका मास कितना है 2m, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में, बीच यहाँ पे L है, L हो गया। सब कुछ, सब मेजरमेंट जो है यहाँ से हो रहा है ओरिजिन से। प्लस m2 का मास m है, ये 2 का मास m है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये 2L पर। थर्ड वाला इसका मास है m और सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 2.5 पर, ये दोनों के बीच में। क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म है, ये नहीं कहा कि कहीं पतला है कहीं मोटा है। और तीनों का मास ऐड कीजिए 2m, 3m और 1m, 4m। ये कितना हो गया? 2ml, 4ml, 6.5 ml बाय 4m। ये कितना हो गया? m तो चला गया, ये 65 है, ये 40 है, तो 5 8 40, 5 3 65, 13/8, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ 13/8 L। ये x निकल गया, ऐसे y निकाल सकते हैं। y सेंटर ऑफ मास जो है सो तीनों का फिर वैसे ही करते हैं, पहले मास ऐड कर लेते हैं, मास यहीं पर देख लेते हैं तीनों का, 2m 1m, 2m 1m और यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट बताना है। y कोऑर्डिनेट L है, इसका y कोऑर्डिनेट L/2 है और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। L/2, L L/2 और 0। मास, पहला का मास था 2m, दूसरा का मास था m और तीसरा का मास था कुछ भी मास हो, ये तो 0 से मल्टीप्लाई है। तो ये कितना आ गया? 2ml और हाफ ml, सो 5/2 ml और इधर 4m, तो हो गया 5/8 ml, 5/8 L। तो y कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो इसको हम यदि सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो x यहाँ पर जो आया है ऑलरेडी 13/8 L, ये जस्ट डायरेक्शन बता रहा है along x एक्सिस, और ये जो है 5/8 L along y एक्सिस। यही आंसर है 13/8, 5/8, 13/8, 5/8, ऑप्शन नंबर 1। तो ये काफ़ी आसान था। यहाँ पर जो है सो एक रॉड है जो डिफरेंट शेप्स में है, बटा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। जो डिफरेंट पार्ट का सेंटर ऑफ मास पता है तो एक एक करके ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ रेडियस a
ये हमारा हमारा स्फीयर है और रेडियस ए एंड मास m रोल्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर इधर जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट, वो दिया हुआ है यहाँ पर। इफ इट इनकाउंटर्स एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है, उसको मिला है रास्ते में एंड क्लाइम्स अपवर्ड। ये इधर मूव कर रहा है, मूव करते हुए ऊपर चढ़ गया। एज्यूमिंग दैट इट रोल्स विदाउट स्लीपिंग, इंपॉर्टेंट है, प्योर रोलिंग की बात कर रहा है। प्योर रोलिंग मीन्स नो स्लीपिंग, स्लीप नहीं कर रहा है। हाउ फार अप द स्फीयर विल ट्रेवल, कितना दूर तक जाएगा, कैसे निकालेंगे। कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है तो कोई नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब स्लीप होता है, स्कीड कर रहा है, स्लीप कर रहा है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है और जिससे एनर्जी लॉस हो जाता है। यहाँ पर उस तरह का स्लीप नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो रोल नहीं करेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन इसको प्योर रोलिंग दे रहा है। और चूंकि स्लीप नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग है, नो स्लीपिंग, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो जो एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी यहाँ पर होगा। और तब हम पता कर लेंगे कि मान लेते हैं ये हाइट h तक जाता है, ये h तक पहुँचा, और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाकर हम इजीली इसका हाइट निकाल सकते हैं, कहाँ तक वो गया है। हाउ फार अप द स्फीयर, वो हाइट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये कहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस, वो बताना। नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ये ग्राउंड है और ये हाइट है। एनर्जी एट ग्राउंड, एनर्जी एट हाइट। यहाँ पर क्या एनर्जी है, अब इसके पास दो तरह की एनर्जी है। ये प्योर रोलिंग है तो इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर। ये तीनों का सम जो है सो ये हाइट पर क्या होगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बी कहते हैं, ठीक रहेगा, ये पॉइंट बी है। आपको एग्जाम में सभी इतना फैंसी करने का टाइम नहीं मिलेगा, सो आप ये सब पर ध्यान नहीं दीजिए, हम केवल इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। और फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पर, ये तो 0 है, ये भी 0 है क्योंकि ये रुक गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे इसका हाइट उससे ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पे इसका हाइट कितना है, एम जी एच, मास दिया है ना, मास एम जी एच। ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहीं लिखता हूँ इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एस, तो एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा। एस में हमें बताना है, तो एस में यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट टाइम एम जी एस साइन थीटा। और इधर के देखते हैं, तो एस में बताना है कितना दूर गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है क्योंकि रेफरेंस हमारा एक ग्राउंड तक है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आया था। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट है, वी नॉट स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्योर रोलिंग मोशन में क्या है कि v इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड होता है। यदि वो स्पीड कर रहा है रोलिंग के साथ साथ में, और प्योर रोलिंग नहीं है, रोलिंग है प्लस स्पीडिंग भी हो रहा है, स्लीपिंग भी हो रहा है, तो ये लागू नहीं होगा। तो ये हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस। ये केवल स्फीयर बोला, इसने ये नहीं बोला कि सॉलिड है या हॉलो है, हम सॉलिड ले लेते हैं। 2/5 एम ये रेडियस है उसका, और भी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय आर, आर मतलब रेडियस, और इधर हो गया एम जी टाइम्स एस टाइम्स साइन थीटा। एस बताना है। ये कितना हो गया, ये 2 तो चला गया, एक तो ए भी चला गया, वी नॉट है, ये दोनों ए जाएगा ना, स्क्वायर यहाँ पर, ये दोनों जाएगा। ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर, और ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय
तो 7mv0 स्क्वायर बाय 5 to 10 इज इक्वल टू mg टाइम्स s टाइम्स साइन थीटा। एक m तो चला गया, निकालना है s, तो s हो गया हमारा 7v0 स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा। इतना ये अप गया, ये ऐसे इतना अप गया। कौन है 7/10? 7v0 स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा, 7v0 स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा। इसमें जस्ट कंजर्वेशन लॉ, एक ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग, एक रिंग है ये, एंड स्फीयर, एक स्फीयर है, as shown in the figure where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the centers। ये प्लेन जो है, ये जो रिंग है, रिंग तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका एक प्लेन है, वो प्लेन जो है सो ये दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। तो हमेशा होगा ना, कहीं भी आप रखिए, किसी भी डायरेक्शन रखिए, वो हमेशा नहीं होगा। इसको यदि आप चाहें तो इसके पैरेलल भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है डिस्टेंस दोनों के बीच का। इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, वेयर बोथ हैव इक्वल रेडियस r, द रेडियस दोनों का सेम है। तो बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, राइट। ये देखिए डायमेंशन इसका गलत है, gmm बाय r, यहाँ r स्क्वायर होना चाहिए, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। बाकी 3 में से कोई एक सही है, कौन सही है, इसको कैसे बनाएं? देखिए ये जो फोर्स इस पर लगाएगा वही फोर्स ये भी उस पर लगाएगा, और आउटसाइड इसकी जो स्फीयर के आउटसाइड ये बिल्कुल एक पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करता है, तो क्यों ना हम इसको पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस कर दें। ये हमारा एक स्फीयर है, रिंग है, और यहाँ पर एक पॉइंट पार्टिकल रखते हैं जिसका मास कैपिटल है। अब दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर लें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है कि ये जो इसके एक्सियल डिस्टेंस पर कितना इसका फोर्स होता है, फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, फील्ड को यदि हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। एक फोर्स पूछ रहा है, तो आपको यदि फार्मूला पता है, ये पता होना चाहिए, यदि तो हम उस वाले फार्मूला से बना लेते हैं। ये रिंग की वजह से जो है ये जो फील्ड है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट वो होता है g, इसका मास, रिंग का मास, बाय ये जो डिस्टेंस है इस है, और ये रेडियस है ना, रेडियस क्या है, r है, तो ये डिस्टेंस लेते हैं r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये 2 कट गया, इसका यहाँ पर डायमेंशन जो है 3 है, लेंथ का 3 है, एक यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा d, ये d, ये रिंग की वजह से है। अब यहाँ पर d हमारा क्या है, वो वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर 8r, और इस तरह से मेरी रिंग पता चल जाए, इसका डायरेक्शन जो इधर है होता है, तो फोर्स भी पता चल जाएगा। फोर्स हो जाएगा जस्ट m से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इस मास से, यहाँ पर m ही लिख देते हैं, तो फोर्स हो गया m, और ये जो टोटल है सो लिख देते हैं gm, ये d के वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 8r r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर पावर 3/2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, gmm स्क्वायर रूट 8r, ये कितना हो गया 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर का ये पावर हाफ है वो 3r हुआ, और उसका पावर 3 है, ये 9r स्क्वायर हुआ। 9r स्क्वायर का ये पावर यहाँ पर 1.5 है, पहले हाफ का निकाल लें, ये 3 रहने देते हैं, तो 3r हुआ, और ये 3 का हम लास्ट में दे दिए, gmm स्क्वायर रूट 8r, 3 को 3 पर मल्टीप्लाई कीजिए 27
आर को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आर क्यूब, और फाइनली आंसर GMM √8/27 आर स्क्वायर। √8/27 है, देखते हैं कहीं है या नहीं। √8/27 GMM/r²। ऑप्शन नंबर 4। यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे? तो आपको निकालना पड़ेगा। मेथड 2 वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है और 1 मिनट में हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तो आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन के लिए और उसमें हो जाएगा। इसके एक्सेल पॉइंट पर यहाँ पर है, मास है जो भी है। क्या करते हैं, एक यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं और सिमेट्रिकली दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। इसने एक फोर्स लगाया और मैंने गलत बताया यहाँ पर कि इसका फील्ड जो है सो इधर डायरेक्शन इधर होता है, डायरेक्शन इधर होता है क्योंकि ग्रेविटेशन है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये फोर्स इधर है और इसके वजह से फोर्स इधर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। एक एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो उसका जो कंपोनेंट है इधर DFX बोलते हैं, ये जो फोर्स है DF बोलते हैं इसको। ये DF कितना है, यदि ये हमारा R दिया हुआ है, ये डिस्टेंस R ये भी मुझे पता है, बाद में लिख देते हैं, अभी D लिखते हैं। ये जो DF फोर्स है वो हो गया GMM/r²। तो r² प्लस d², ये डिस्टेंस है, नहीं डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं, जस्ट ये r², इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका r², ये तो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर ही है। गुड। नेक्स्ट, इसका दो कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है। x हमने इधर लिया, y इधर लिया, अपने सुविधा से x इधर उधर करते रहते हैं। तो y कंपोनेंट जो है सो काउंटर बैलेंस कर लेगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, और x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो DFX यहाँ पर आ गया, दोनों का 2DF, इसका कंपोनेंट इधर DF cos थीटा। जैसे कि हम बताएं पहले भी, कोई भी चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी, उसका कंपोनेंट हमें किसी भी डायरेक्शन में चाहिए तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है सो F cos थीटा। ये गलत है, ये इधर आएगा, ये जिधर भी आएगा उससे मतलब नहीं है। इसका कंपोनेंट केवल दिखाना है तो F cos थीटा होगा। यहाँ पर इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दिखाना है तो DF cos थीटा। दो इसलिए कि दो है, एक वो भी इधर ही देगा कंपोनेंट। तो ये फोर्स है, यदि हमें पूरा फोर्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2DF cos थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहीं पर। एक्चुअली यहाँ पे m ये गलत है, कैपिटल M नहीं होगा। इसका जो मास है इसको DM बोलते हैं, DM मास ऐसे रखे हुए हैं। 2DF का जो फोर्स है लिखते हैं DGM, ये DM स्मॉल एलिमेंटल मास है, बाय r² प्लस d², ये हो गया। और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा ये d डिवाइडेड बाय a डिस्टेंस, d तो नीचे है ना, d cos थीटा तो ऊपर है, ऊपर नीचे करना है। cos थीटा जो है सो d बाय r² प्लस d², इसका स्क्वायर रूट क्योंकि यही है, स्क्वायर रूट r² प्लस d², पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है। और यहाँ थीटा सुन 2GM बाय r² प्लस d², ये कांस्टेंट है, d में कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर आधा है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पावर 1 है, 2 का 1 है और आधा 1.5 हो गया d, और ये dm। m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मास 0 से m/2, m/2 क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से आधा ही जाना है, आधा a चलेगा आधा a चलेगा, हम दो लिए हुए हैं इसलिए केवल एक अपर पार्ट का देखना है यहाँ तक का। ये जो है सो वैरी करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अपर हाफ सर्किल और ये लोअर हाफ सर्किल, तो मास जो है सो केवल हाफ लेना होगा।
2gm d by r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 और ये हो गया m। एग्जैक्टली सेम फार्मूला, केवल डी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो हमें जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा gm स्क्वायर रूट 8r, ये हो गया स्क्वायर रूट 8 9r स्क्वायर, सो 3r क्यूब 2 स्क्वायर रूट 8 by 27 gm m by r स्क्वायर। नहीं था ना, नहीं, दो कहीं एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसका इंटीग्रेशन 0 to m/2 है तो ये m/2 हो जाएगा और ये 2 और 2 फैक्टर आउट हो जाएगा तो ये 2 नहीं रहेगा। तो ये 2 भी नहीं रहेगा, तो ये सेम आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, यदि आपको फार्मूला पता है, जो कि रखना चाहिए क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। ये फार्मूला है, जो रिंग है उसकी वजह से एक्सियल डिस्टेंस पर gm बाय ये जो डिस्टेंस आता है यहाँ पर रेडियस, इसका हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज का पावर 3 और ऊपर में ये जो डिस्टेंस दी है ताकि डायमेंशनली करेक्ट हो। और एक बार आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं जस्ट मास से मल्टीप्लाई करके, और जो वैल्यू यहाँ पर डी का है स्क्वायर रूट r 8r वो सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन SHM से। ये वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, विद फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। द ब्लॉक कैरीज ए चार्ज प्लस q ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पर कोई चार्ज है। इट इज इफ नाउ a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is switched on as shown। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में, देन द SHM ऑफ द ब्लॉक विल बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, साथ में कुछ और भी पूछ रहा है, विद शिफ्टेड मीन पोजीशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन है। तो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाइए, इसका फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 2π√m/k, ये सही है या k/m होता है। डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। ये m एक फोर्स बाय लेंथ है, सो फोर्स हो गया ml -2/L, mm चला गया, ll चला गया, तो ये टाइम, ठीक है, टाइम आ गया, तो ये जो है सो सही है। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, क्या है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसका मास पर जो कि m है, और एक स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, बाकी कोई चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको यदि है ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय आप इसे वर्टिकली कर दें, ये स्प्रिंग है ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बजाय आप इसको जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में रख देते हैं। यहाँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इधर जी काम कर रहा है, ये भी एक फील्ड है, ये भी फील्ड है। तो अब यहाँ पर जो है इसका जो मोशन है वो क्या करेगा, वो अपना शुरू में तो यहाँ पर है, और मान लीजिए इसमें तो ये डिपेंड करेगा क्योंकि मास यहाँ पर रखना पड़ रहा है। मास जब रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आके ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, मास चेंज कर दिया, और उसके बाद में ये ऑसिलेट करेगा इधर, और उसका फ्रीक्वेंसी वही होगा m/k × 2π। तो मास आप जितना रखेंगे उस हिसाब से ऑसिलेट करेगा। यदि मान लीजिए इसको यहाँ से उठा के चांद पर ले जाए, जहाँ g जो है सो g/6 हो गया, तो भी यहाँ पर देखिए g नहीं है, तो इसका ऑसिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगा। वही हाल यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो रहा है, इसका मीन पोजीशन, यहाँ पर जो मीन पोजीशन यहाँ तक है, चांद पर जाएगा तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के उतना लगाने की जरूरत नहीं है, वेट नीचे घट गया तो स्प्रिंग फोर्स भी कम लगाएगा, थोड़ा कम ही डिस्प्लेस होगा,
तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है कि यहाँ पर ये है इसका इनिशियल पोजीशन है। आप जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इधर एक फोर्स लग गया तो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, तो अब आके यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। मीन पोजीशन यहाँ पर है कि इस फोर्स को ये बैलेंस किए हुए स्प्रिंग इधर से फोर्स लगाया क्योंकि इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, और ये इधर फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों में आराम से शांति से अपना मीन पोजीशन पर बैठा हुआ है। उसके बाद यदि आप थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो ये करने लगेगा, क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो केवल मीन पोजीशन चेंज करेगा, वो भी राइट साइड में, और उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पर ऐसे ही दे सकते हैं कि विद द सेम फ्रीक्वेंसी, ये दो तो चला गया वैसे ही, पूरा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, सेम फ्रीक्वेंसी विद शिफ्टेड मीन पोजीशन, विद द सेम मीन पोजीशन, वो शिफ्ट करेगा, मीन पोजीशन शिफ्ट करेगा राइट साइड में, जिस तरह से डायरेक्शन यहाँ दिखाया हुआ। तो ये आंसर इसको ऐसे दे सकते हैं। यदि आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है सो हम इसको ये 0 लेते हैं और x0 लेते हैं, जहाँ जो नया मीन पोजीशन है। तो नया मीन पोजीशन पर ये मास डिस्प्लेस हो गया है, तो स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हुआ? x0। वो एक फोर्स लगाएगा इधर, और इधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये दोनों जो है बैलेंस करेंगे स्प्रिंग फोर्स k x0, और ये है E k x0। तो x0 का वैल्यू पता चल गया, वो नया पोजीशन जो है सो 0 से हट के कहीं और चला गया, उधर मीन पोजीशन चेंज कर गया। फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और डिस्प्लेस कर देते हैं राइट में बाय x, तो अब जो फोर्स कितना लगेगा इधर लेफ्ट साइड। अब इस पर जो है इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में, वो k टाइम्स जो जितना भी स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है शुरू में, यहाँ पर कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, यहाँ तक x0 था, यहाँ पर एक्स्ट्रा x लगा दिए, तो x0 प्लस x ये कॉम्प्रेशन है, x0 प्लस x। और इस तरफ जो है सो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है E। अब ये ज़्यादा फोर्स है तो इधर मूव करेगा, देखते हैं कितना से F नेट फोर्स जो है सो गया kx प्लस x0 माइनस E। वैल्यू रखिए kx प्लस kx0 माइनस E। kx, ये kx0 देखिए यहाँ से kx0 जो E के बराबर है, E माइनस E, ये चला गया, ये लेफ्ट साइड में है, जिधर डिस्प्लेसमेंट राइट में है, x जो है सो राइट में है, फोर्स लेफ्ट में है। और ये देखिए SHM हो गया। SHM में क्या होता है, फोर्स जो है सो प्रोपोर्शनल होता है x के, या एक्सलेशन प्रोपोर्शनल होता है x के, माइनस x के एक्चुअली। यहाँ पर देखिए माइनस मतलब लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, फोर्स लेफ्ट में, तो ये माइनस है। और यदि इसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो इसे लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर देंगे, इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू k बाई m आ गया, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t, और यहाँ से मैं t निकल आया 2 पाई m बाई k, सेम जो पहले था, कुछ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स से देखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता रखना होगा कि ये फार्मूला स्प्रिंग मास सिस्टम का ये फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ये g से, यहाँ पर g कई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, g पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, और इस वजह से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा द मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, a homogeneous solid cylinder of length L and cross-sectional area A by 5. Cross-sectional area A by 5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid-liquid interface with length L by 4 in the denser liquid. नीचे वाला लिक्विड जो डेंसर है ये L by 4 है, तो ये कितना होगा L by 4 1 चवन्नी, ये हो गया 3 चवन्नी, टोटल 1 रुपया। The lower density liquid is open to atmospheric pressure, ये open to atmospheric pressure है, प्रेशर प्रेशर है, ये तो होना ही है क्योंकि लोअर डेंसिटी का जो लिक्विड है वो हमेशा ऊपर रहता है। पानी और तेल को लीजिए, तेल का डेंसिटी कम है, वो हमेशा पानी के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही
बर्फ को पानी के और बर्फ को मिक्स कीजिए, बर्फ हमेशा ऊपर रहेगा। डेंसिटी डी ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय, सॉलिड का डेंसिटी पूछ रहा है। एक तो मेथड ये है कि आप बॉयंसी फोर्स को वेट से इक्वेट कर दीजिए और इसका डेंसिटी निकाल लीजिए। दूसरा, यदि आप बॉयंसी फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। वो कैसे? अभी हम जो मेथड बताने जा रहे हैं वो बॉयंसी फोर्स का डेरिवेशन ही है एक तरह से। बॉयंसी फोर्स आता कहाँ से है? वो आता है इम्बैलेंस बिटवीन फोर्सेस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पर कितना फोर्सेस है हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर फोर्सेस जो है इसको F1 कहते हैं और बॉटम पे जो फोर्सेस हैं उसको हम F2 कहते हैं। तो आप बोलोगे इधर भी तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो दोनों बैलेंस कर लेंगे। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, इसलिए मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जो काम का है वो है टॉप और बॉटम। टॉप का फोर्स कम है, बॉटम का फोर्स ज़्यादा है, तो इसके वेट को बैलेंस करेगा बॉटम का फोर्स। तो F1 कितना है? F1 कितना है? F1 है यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर जो है उतना टाइम्स उसका एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर टाइम एरिया। और यहाँ पर प्रेशर कितना है? यहाँ पर प्रेशर जो है वो दो वजहों से है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है P0, और दूसरा इतना जो लिक्विड का हाइट है ऊपर वाला उसके वजह से। इसका हाइट को हम कुछ मान लेते हैं h। ये हो गया ऊपर का लिक्विड का हाइट, डेंसिटी जो है सो d है, तो हम लिखेंगे d रो जी एच। इतना प्रेशर हो गया और एरिया से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पर F2 फोर्स को देखिए, F2 फोर्स कितना है? फिर वही यहाँ पर जो प्रेशर है टाइम्स एरिया। अब यहाँ पर कितना प्रेशर है? यहाँ पर जो है प्रेशर कितना है? पहले तो ये प्रेशर P0 है, उसके बाद इस लिक्विड का हाइट जो है इसकी वजह से जो प्रेशर है, उसके बाद इसके वजह से जो प्रेशर है। तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, लोअर डेंसिटी जो लिक्विड है उसका। तो ये है H और ये है 3L/4। यहाँ से यहाँ तक 3L/4 और ऊपर में H मान लिया। तो हो गया डेंसिटी इसका D G और हाइट हो गया H + L/4, 3L/4। ये प्रेशर हो गया लो डेंसिटी लिक्विड की वजह से, इस कॉलम की वजह से। उसके बाद यहाँ पर उसका डेंसिटी कितना है? 2D रो जी एच। हाइट कितना है? हाइट यहाँ पर है L/4। इतना प्रेशर आया टोटल, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे A/4। ओके, ये जो सिलेंडर है उसको हम मास कंसीडर करते हैं, उसको एक सिस्टम कंसीडर करते हैं सिलेंडर को। उस पर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स F1 ऊपर से, ये फोर्स ऊपर था, ये F2 नीचे से ऊपर की ओर, और एक इसका अपना वेट, और यहाँ पर F1 और mg वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों को ही बैलेंस कर रहा है F2। अब इस दो सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने आप d मिल जाएगा। पहले वाला P0 + DGH A/5 प्लस मास कितना है? इसका एरिया बॉटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स इसका लेंथ तो टोटल L है, ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी G, AmG हो गया। इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर से दिखेगा। ठीक है, इक्वल टू, और F2 कितना हो गया? इस टोटल को लिखते हैं, P0 + DG
h प्लस 3l/4 प्लस 2d gl/4 a/5। अब जो इसमें से कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करते चले जाते हैं। पहले a/5 यहाँ पर है, a/5 यहाँ पर है और a/5 यहाँ पर है, वो चला गया। अब जो बच गया p0 ये चला गया। अब जो बचा उसको यहाँ पर क्लियर करके लिख लेते हैं, dgh प्लस ldg, इधर क्या बचा, dgh प्लस dg 3l/4 प्लस dgl/2 या 4, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब कुछ कॉमन है, ये dgh तो चला गया, l और g इसमें है, l और g बच गया लेफ्ट में केवल d। इधर कितना हो गया 3d/4 और इसमें 2d/4 आ गया 5d/4। सो d इक्वल टू 5d/4। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी को आप चाहो तो बायनेंसी फोर्स से भी बना सकते हो। बायनेंसी फोर्स में जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर अप थ्रस्ट लगता है और वही बैलेंस करता है वेट को। यहाँ पर वेट को जो बैलेंस करने के लिए दो अप थ्रस्ट है, एक तो हाई डेंसिटी लिक्विड से, एक लो डेंसिटी लिक्विड से। लेकिन यहाँ पर हमने वो कुछ आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो नहीं लगाया। यहाँ पर सिंपली मैंने फोर्स कैलकुलेट किया और यही फोर्स का जो इम्बैलेंस है आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसको देता है। तो ये भी काफ़ी आसान है, ऐसे आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साउंड से है और कुछ ऑर्गन पाइप से है। एन ओपन पाइप, ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस इन सेकेंड हार्मोनिक विथ फ्रीक्वेंसी है f1। यहाँ पर ओपन बनाते हैं पाइप, ओपन पाइप हो गया, ठीक है। और इसका जो सेकेंड हार्मोनिक है वो f1 के साथ में रेजोनेंस में है, मतलब इसका जो सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है वो f1 है। जब दो इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो वो रेजोनेंस में होता है। तो जब ये बोल रहा है कि इसका जो सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में है, मतलब इस सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेम f1 है। तो f1 हो गया, इसका सेकेंड हार्मोनिक कितना होता है, अच्छा इसको तुरंत आएंगे। दूसरा जो है सो वन एंड इज क्लोज्ड, मतलब कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड में दोनों क्लोज नहीं होता, एक क्लोज्ड होता है। दोनों क्लोज्ड हो जाएगा तो बांसुरी कैसे बचे, ये बांसुरी ही तो है, दोनों क्लोज्ड होगा तो नहीं चलेगा। तो आप बजा नहीं सकते। आप प्याज के पत्ते को बजाया होगा कभी आपने, उसके दोनों एंड जो है सो खुला रहता है, एक तरफ मुंह लगा के आप फूंकते हैं और ये बजता है। और बांसुरी जो एक तरफ आप बंद करके से बजा सकते हैं। यदि एक तरफ बंद है तो भी इसको आप बजाते हैं। कुछ इस तरह बाजार में जो बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं वो लगभग ऐसा ही है, एक तरफ बंद रख के बजा सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर जो इसके हार्मोनिक्स होते हैं वो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी हम इसको पूरा डेरिवेशन यहाँ नहीं करने वाले हैं, रेगुलर क्लास में जो है सो पूरा डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि वो क्यों आता है। इस केस में जो इसका डिफरेंट हार्मोनिक्स हैं वो कितना होता है, वो होता है n इक्वल टू v/2l और ये है n यहाँ पर इंटीजर्स है, सब इंटीजर्स, n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे सब चलता है। और इस केस में जो भी n आते हैं, न्यू n आते हैं, इसको प्राइम कह देते हैं, कंफ्यूज ना हो। ये होता है n प्राइम v/4l। n प्राइम क्या है, ऑड इंटीजर्स है। सो ये भी n प्राइम जो है वो क्या आएगा v/4l। v जो है वेलोसिटी है साउंड का, 3v/4l
5v/4l ऐसे करके चलता है। तो इसका हार्मोनिक्स है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक गायब है, केवल जो ऑड इंटीजर हार्मोनिक है वही इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे थर्ड हार्मोनिक यहाँ प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, ऐसे करके प्रेजेंट होता है। इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सेकंड हार्मोनिक है वो कितना हुआ, 2v/12, वो F1 है। और इधर one end of the tube is closed and the frequency is increased to F1, F2 such that the resonance again occurs in nth harmonic. Choose the correct option. यहाँ पर इसका लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, जस्ट फिर इसका हार्मोनिक्स चेंज हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता चल गया ये कि V/L जो है सो F1 है। इधर nth हार्मोनिक n जो है सो कोई भी ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर है याद रखने का। nth हार्मोनिक V/4L, ये जो है सो F2 के साथ रेजोनेंस में है। फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड F2, जिसके साथ रेजोनेंस में है, मान लो ट्यूनिंग फोक है या कुछ और भी है, F2 जो है सो ज़्यादा है, F2 को मैंने बढ़ा दिया F1 से, और उसके बाद में कोई nth फ्रीक्वेंसी जो है, nth हार्मोनिक्स जो है उसके साथ में ये रेजोनेंस में है। बताना है कि वो n कितना है, n प्राइम कितना है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा F2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए n प्राइम जो है सो केवल ऑड इंटीजर्स होंगे, 3 5 हो, उसने भी 3 5 करके रखा है, ठीक है। और F2 कितना आ गया, n प्राइम टाइम्स V/4L बाई 2 यहाँ लिखते हैं। V/L कितना है F1, ये V/L यहाँ से हम लिख दिए F1। अब F2 इक्वल टू F1/2 है, देख लेते हैं। और n प्राइम को जो है सो ऑड होना है, 3 F2 इक्वल टू 3/4 F1, यहाँ 3 नहीं रखते, यहाँ तो 2 रहना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा गलत है, ये तो 4 था ना, यहाँ तो V/L 4 ही है। ठीक है, तो ये 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि F2 जो है सो F1 से बड़ा है, यहाँ पर F2 जो है सो F1 से बड़ा नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर F2 जो है सो F1 से बड़ा है, तो ये होगा। यहाँ पर F2 तो F1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर F2 का रिलेशन क्या है, F2 इक्वल टू n प्राइम/4, n प्राइम जो है 5 होगा तो ये 5/4 होगा। यदि n प्राइम जो है सो 3 होगा तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि F2 इक्वल टू n प्राइम/4 F1। n1 जो n प्राइम जो है वो उसका हार्मोनिक्स है, वो ऑड इंटीजर्स है, और जो भी n प्राइम का वैल्यू है वही यहाँ पर आता है, उतना बाय 4। तो 3 है तो 3/4 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सही था, 3 है तो 3/4 ये सही था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कम पड़ गया इसलिए गलत हुआ। यहाँ पर उल्टा कर दिया, 3 यहाँ लिखा, यहाँ 5 कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सही है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये फ्रीक्वेंसी F1 से बड़ा है, इसलिए सही है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10।